Hello everybody, this is Anurag and welcome back to another video of Anurag Conceptuals. So today's topic is phases of industrial growth and industrial policy. तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पीरियड था उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक पीरियड है तब का जब हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करी थी, मींस बिफोर 1991 पीरियड, और एक पीरियड है तब का जब हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर चुके थे, मतलब आफ्टर 1991. So we are starting with the first phase, that is industrial policy in India during the pre-1991 period. So after independence, in the pre-1991 period, India also adopted policy of industrialization for achieving mainly the following objectives by addressing the problem of the market failure. मतलब आजादी मिलने के बाद भी इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, और ये ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने ड्राइव किए थे थ्रू द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट फेलियर. मतलब जो इंडिया का मार्केट बार बार फेल हो रहा था, उस मार्केट की प्रॉब्लम्स को लेकर उन्होंने इसके ऑब्जेक्टिव्स डिराइव किए थे. एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर टू अचीव सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी बाई एक्सपेंडिंग द पब्लिक सेक्टर. जो इंडिया की सोसाइटी थी उसमें वो लोग सोशलिस्टिक पैटर्न इंप्लीमेंट करना चाहते थे, और ये सोशलिस्टिक पैटर्न कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते थे? बाई एक्सपेंडिंग द पब्लिक सेक्टर. मतलब पब्लिक सेक्टर को उन्होंने एक्सपेंड करना था बाई रिड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. Second is to achieve the rapid industrial development through promoting heavy and capital goods industries. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक रैपिड ग्रोथ चाहते थे थ्रू प्रमोटिंग हैवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. जो भी हैवी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उन्हें प्रमोट करके. थर्ड इज टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप हेल्दी स्मॉल स्केल सेक्टर. जो भी स्मॉल स्केल सेक्टर्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करना था, और प्रोटेक्शन के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी करवाना था. टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस. जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, मतलब किसी रीजन में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, किसी रीजन में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो इस टाइप की जितनी भी रीजनल इम्बैलेंसेस थी उन्हें रिड्यूस करवाना था. टू क्रिएट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज दैट दे वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बट दे वांट टू क्रिएट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. टू बिल्ड अप कोऑपरेटिव सेक्टर. उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर्स एस्टैब्लिश करने थे, उन्हें बिल्डअप करना था. टू मॉडर्नाइज इंडस्ट्री बाई अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी. और इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना था बाई अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी. जो भी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, उसे हटाना था और उसकी जगह अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लेके आना था. टू एवेलिएट पॉवर्टी. गरीबी को पूरी तरीके से इंडिया से हटाना था. टू अचीव सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ. और इंडिया में सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ अचीव करना चाहते थे. So these are the objectives of the industrial policy which were adopted before the 1991 period. तो ये तो कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी बिफोर 1991. Mainly three instruments were used during this period to achieve various objectives of industrial policy. Mainly इंडिया में तीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. And these instruments are as follows. The first is industrial licensing. Licensing was one of the core instruments of the industrial policy in India. इंडिया ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसका कोर इंस्ट्रूमेंट था लाइसेंसिंग. As per the Industries Development and Regulatory Act of 1951, even a very small size investors needed to obtain the license before establishing an industrial plant. मतलब छोटे से छोटे इन्वेस्टर्स को भी लाइसेंस चाहिए था बिफोर एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्रियल प्लांट. ए लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर स्टार्टिंग अ यूनिट but also for adding a new product line, changing the output label, changing the location of the plant, etc. इससे आपको पता चल ही गया होगा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कोर एलिमेंट क्यों बनाया था. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए थे तब इकोनॉमी की हालत बहुत बेकार थी और वो नहीं चाहते थे ये हालत बद से बदतर हो जाए, इसीलिए उन्होंने लाइसेंसिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया था. सो लाइसेंसिंग वॉज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ यूनिट. सिर्फ यूनिट स्टार्ट करने के लिए ही लाइसेंसिंग नहीं चाहिए थी. अगर आप उसमें न्यू प्रोडक्ट लाइन भी ऐड करना चाहते हैं, अपने आउटपुट लेवल को चेंज करना चाहते हैं, अपने लोकेशन ऑफ प्लांट को भी चेंज करना चाहते हैं, तब भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी. इससे आपको पता चल रहा होगा कि बिफोर 1991 इंडिया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो कर रही थी थ्रू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. द सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज रिजर्वेशन पॉलिसी. Another important instrument was reservation policy as to develop for the labor intensive small scale sectors. दूसरा इंस्ट्रूमेंट था हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी, और इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया था लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए. द ऑब्जेक्टिव वाज टू एनहांस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. और इस रिजर्वेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी बनाए रखें. द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज इम्पोर्ट लाइसेंसिंग. This trade policy was also formulated to achieve the objectives of the industrial policy. ये ट्रेड पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की गई थी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे. In concurrence with the objectives of the expanding manufacturing base, the trade policy restricted trade flows by imposing large tariffs and non-tariff barriers. जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में हम लोगों ने एक्सपैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस पे कुछ बैरियर्स लगा दिए थे,
उसी तरीके से ट्रेड फ्लो को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था थ्रू ट्रेड पॉलिसी, और इस ट्रेड पॉलिसी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे बाय इम्पोजिंग लार्ज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। यहाँ पे टैरिफ बैरियर्स का भी यूज हुआ था और नॉन टैरिफ बैरियर्स का भी यूज हुआ था। टैरिफ का मतलब होता है कस्टम ड्यूटीज से और नॉन टैरिफ का मतलब होता है नॉन कस्टम ड्यूटीज से। तो कुछ कस्टम ड्यूटीज के बैरियर्स लगा दिए गए थे और कुछ नॉन कस्टम ड्यूटीज के बैरियर्स लगा दिए गए थे। In spite of success in bringing about diversified structure, the overall growth of the manufacturing sector remained low. डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर बनाने में सक्सेस तो मिल गई थी, लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो अभी भी कम थी। द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इज दैट मोर कॉम्पिटिशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स द एग्जिस्टिंग यूनिट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और इसका मेन रीजन ये था कि इंडियन इकोनॉमी में बिफोर 1991 कोई इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स को फोर्स करा सके कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो जब इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था तब उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट फेज में। सो द सेकंड फेज इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द पोस्ट 1991 पीरियड, मतलब 1991 के बाद। ए हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टाइटली कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल रिजाइम came in post 1991 period with a complete change in the policy thinking and orientation। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइटली कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन आया इंडिया में आफ्टर 1991 with a complete change in policy thinking and orientation। जो भी हमारी पॉलिसी थिंकिंग थी उससे परे था ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फेज। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द पोस्ट 1991 पीरियड हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। टू अचीव सस्टेन्ड ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी, वो लोग प्रोडक्टिविटी में सस्टेन्ड ग्रोथ चाहते थे, मतलब एक तरीके से इंक्रीजिंग रेट पे ग्रोथ करना चाहते थे इन द प्रोडक्टिविटी। टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनहेंस द एम्प्लॉयमेंट लेवल, वो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते थे, एंड एनहेंस द एम्प्लॉयमेंट लेवल, और जो भी एम्प्लॉयमेंट लेवल था उसे एनहेंस करना चाहते थे, उसे बढ़ाना चाहते थे। To attain international competitiveness and transform India into a major partner and player in the global era. According to the new industrial policy, they want India to attain international competitiveness. India international competitiveness में पार्ट ले and they want to transform India into a major partner, और वो लोग इंडिया को एक मेजर पार्टनर और प्लेयर बनाना चाहते थे ग्लोबल एरा में। To improve profitability of the public sector units, public sector units की profitability को उन्हें improve करना था। To abolish monopoly in almost all the sectors except on strategic and security grounds। वो सभी सेक्टर्स में मोनोपोली हटाना चाहते थे, एबोलिश करना चाहते थे, बट एक्सेप्ट इन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी ग्राउंड्स। जो भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड सेक्टर थे और सिक्योरिटी से रिलेटेड सेक्टर्स थे उन्हें छोड़कर सभी सेक्टर्स में वो लोग मोनोपोली एबोलिश करना चाहते थे, मोनोपोली को हटाना चाहते थे। To achieve various objectives in the post-1991 period, the country adopted the strategy of liberalization, privatization and globalization। ये जितने भी objectives थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कंट्री ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। इन शॉर्ट एलपीजी को अडॉप्ट किया था। यहाँ पे एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से नहीं है, यहाँ पे एल का मतलब है लिबरलाइजेशन से, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन से और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन से। इन सभी को हम लोग स्पेसिफिकली स्टडी कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 में। अगर आप इन सभी को दोबारा रिवाइज करना चाहते हो, रिकैप करना चाहते हो, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फाइनली वी कम ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। द फर्स्ट इज कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्वायर करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारे वहां पे अवरोधक लगे हुए थे। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे लैंड एक्विजिशन में बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स थे, उसी तरीके से फाइनेंस कराने में भी बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स थे, बहुत सारी परेशानियां थी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो भी इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी थी उन सभी कैपेसिटी का हो रहा था अंडर यूटिलाइजेशन। पूरे तरीके से हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं करवा पा रहे थे हमारी इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी का। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इंडिया में स्किल्ड लेबर की कमी थी। पुअर कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन थी इंडिया की वो बहुत ही बेकार थी, ज्यादा कैपिटल अवेलेबल नहीं थी। रीजनल इम्बैलेंसेस बता चुका हूं क्या होते हैं। इस तरीके के रीजनल इम्बैलेंसेस भी बहुत थे उस टाइम। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो भी इंडस्ट्रीज थी उसमें एक तरीके की बीमारी लगी हुई थी। वो बीमारी ये थी कि वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहे थे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो भी वेल्थ थी वो एक ही ग्रुप में कंसेंट्रेट थी और वो ग्रुप था रिच्ड एंड हाई क्लास पीपल का। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाते थे जिसकी वजह से तुरंत इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स हो जाती थी और हमारे प्रोडक्शन एक तरीके से पूरा बंद हो जाता था।
हाई लेवल ऑफ करप्शन, और इंडिया में तो करप्शन था ही उस टाइम, बहुत सारा भ्रष्टाचार था। तो ये तो थी कुछ प्रॉब्लम्स जो इंडिया ने फेस करी थी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जब प्रॉब्लम्स हुई हैं तो इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ सजेशंस भी दिए गए होंगे, कुछ मेजर्स भी दिए गए होंगे। अब इन मेजर्स और सजेशंस को स्टडी करना है। To remove industrial backwardness, some important steps should be taken, and these steps are as follows. To provide better infrastructural facility, जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से हम लोगों को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। टू डेवलप कॉम्पिटेंट एंड हाईली मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स, जो भी बिजनेसमैन थे, जो भी एंटरप्रेन्योर थे, उनको डेवलप कराना है इन देयर कॉम्पिटेंसी, वर्क करने की क्षमता में, और उनको मोटिवेट भी कराना पड़ेगा जिसकी वजह से वो लोग अपना वर्क अच्छे से करें। टू एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, अब कंट्री में हम लोगों को कैपिटल फॉर्मेशन का एनकरेजमेंट कराना था। फॉरेनर्स को हम लोगों ने एक तरीके से अट्रैक्ट करना था कि वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें आकर। टू प्रोवाइड बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, इन सजेशंस में एक सजेशन ये था जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा था, उन फैसिलिटीज को हम लोगों ने बेटर करवाना था। टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और स्किल फॉर्मेशन, इंडिया को ह्यूमन कैपिटल पे वर्क करने की जरूरत है, उन्हें डेवलप कराने की जरूरत है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ स्किल फॉर्मेशन भी करवाना था। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाना था। टू डेवलप एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और इंडिया में एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप कराना था ऑन देयर प्रायोरिटी बेसिस। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर मैंडेट टू अपग्रेड द वर्किंग कंडीशंस इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोवाइड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फैसिलिटीज। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये मैंडेट कर दिया गया, एक तरीके से ये जरूरी कर दिया गया था कि आप अपनी वर्किंग कंडीशंस को अपग्रेड कीजिए जो भी आपने एस्टेब्लिशमेंट के दौरान की थी, एंड प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड फैसिलिटीज, और आप लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड फैसिलिटीज ही प्रोवाइड कराएंगे। अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सलेट हो गई है तो उस टेक्नोलॉजी को बदलिए, और आप लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फैसिलिटीज हमारे रेसिडेंट्स को प्रोवाइड कराइए। सो हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज मनी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या जो पुराने चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं उस चैप्टर में किसी में भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।